अब बात करेंगे हम लोग प्रवर्तकों की क्या स्थिति होती है, पोजीशन क्या होती है उस पर। तो पहले मैंने बताया है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग प्रवर्तकों की स्थिति पर बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रवर्तक होते कौन है, जो प्रमोटर्स होते हैं वो कौन होते हैं। इसी चैप्टर में बताया है, लेकिन जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो देखिए, जो प्रवर्तक होते हैं वो देखते हैं, उनको कोई एक आइडिया आता है। कैसा आइडिया है ना? कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आइडिया, एक ऐसा आइडिया जहां पर लग रहा है कि व्यावसायिक रूप से कोई अवसर है जिसको ग्रास्प किया जा सकता है। ग्रास्प किया जा सकता है मतलब जिसको हथियाया जा सकता है, जिसको अगर हम हथिया करके कुछ काम करेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, तो क्या करते हैं प्रमोटर्स को, कुछ आइडिया आया, आइडिया आने के साथ साथ उन्होंने उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए जो जो भी लागत लगेगी, लागत किसकी लगेगी? आपको कुछ लोगों की जरूरत होगी, एम्प्लॉइज की, कुछ मशीन्स की जरूरत होगी, कुछ और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उन सारी आगतों का आप मूल्यांकन करते हो। क्या करते हो? जो आगतें हैं उनकी आवश्यकता होगी तो उनसे संबंधित आप विश्लेषण करते हो कि कितना पैसा लगेगा कौन सी चीज में, फिर आप कितने में बेच पाओगे। ठीक है, आपने कुछ बनाया, आप कितने में बेच पाओगे, तो आप फिर लाभ का मूल्यांकन भी करते हो। क्या कर देते हो? लाभ का मूल्यांकन। ये आप कौन है इस समय? प्रमोटर है, प्रवर्तक है। अच्छा, फिर उसके बाद से जब आपको समझ में आएगा कि ये सब किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें कंपनी बनाने की आवश्यकता है, हम कंपनी बनाकर के काम कर पाएंगे। तो कंपनी के पंजीयन से संबंधित खर्चे होते हैं। ठीक है, और खर्चों से पहले भी जो कुछ भी जिम्मेदारी होती है वो भी प्रवर्तक निभाता है। तो अभी तक कंपनी बनी नहीं है। कंपनी बनने के पहले के जो भी काम है, आपका आइडिया आना, उसके बाद से आगतों का मूल्यांकन, आगतों में लागत का मूल्यांकन, आगत मतलब इनपुट्स, तो इनपुट्स में जो कॉस्ट आएगी वो, फिर आप उसको बेचोगे वगैरह, जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो, फिर आप कंपनी के पंजीयन से संबंधित सारे काम करोगे। ये सब काम कौन करेगा? प्रमोटर करेगा। उसने ये सब काम हमको करके दे दिया, तब वो जाकर के इंसान क्या बन गया? प्रमोटर। अच्छा, जब उसने ये सब काम कर दिया, फिर उसके बाद से कंपनी अस्तित्व में आई। अभी तक तो कंपनी थी ही नहीं। ठीक है, कंपनी थी ही नहीं। कंपनी के आने के पहले के जो सारे काम है वो किसने किए? प्रवर्तक ने किए, प्रमोटर ने किए। अब जब कंपनी आ जाएगी ना, उसके बाद हमें कंपनी में डायरेक्टर बनाते हैं, निदेशक बनाते हैं। उसके बाद हमें कंपनी में मैनेजर बना सकते हैं, प्रबंधक बना सकते हैं, प्रबंध निदेशक हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के ऋण पत्र धारक हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं। डिबेंचर मतलब ऋण पत्र। ऐसे ही कंपनी के कर्मचारी हो सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जो मालिक होते हैं। तो ऐसे ये सारे लोग जो है ना, शेयर धारक है, निदेशक है, प्रबंधक है, ऋण पत्र धारक है, कर्मचारी हैं, और भी सारे लोग, ये सब तो तब आते हैं अस्तित्व में जब कंपनी अस्तित्व में आ चुकी होती है। कंपनी जब तक नहीं है तब तक ये लोग तो आएंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, प्रस्तावित डायरेक्टर हम बोल सकते हैं। प्रस्तावित को हम लोग बोलते हैं कि जो हमें लग रहा है कि ये लोग डायरेक्टर बनेंगे, पहले से आइडिया हो जाता है, लेकिन जब तक कंपनी नहीं, तो कंपनी का डायरेक्टर कौन हो जाएगा? ठीक, तो ये क्या होता है? ये प्रवर्तक कौन होता है उसकी बात कर ली। अब आ जाते हैं प्रवर्तकों की स्थिति क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रवर्तक कौन होता है, प्रवर्तक का जो काम है। तो बोलते हैं कि प्रवर्तक जो है ना, प्रमोटर है, उसकी फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? फिड्यूशरी पोजीशन होती है। मतलब क्या हुआ? फिड्यूशरी का मतलब होता है न्यासी। अब न्यासी भी इतना कोई कॉमन शब्द है नहीं जिसको हम लोग अच्छे समझ पाए। तो एक विश्वास की बात होती है, विश्वास का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विश्वास का। अच्छा, पूछा जाए प्रश्न इस तरह का आ सकता है कि जो हमारा प्रमोटर है वो क्या एक एजेंट है, या फिर वो क्या एक ट्रस्टी है, या फिर ऐसा बोला जाए जो कंपनी का प्रमोटर होता है वो एक ट्रस्टी और एक एजेंट दोनों होता है। तो समझ लीजिए कि ना तो वो ट्रस्टी होता है और ना ही एजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं होता है पहले आप समझ लीजिए, एक एक करके समझते हैं। देखो, कंपनी बनी तो है नहीं, तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं है, कोई संगठन अभी तक अस्तित्व में आया ही नहीं है, तो जब संगठन ही अस्तित्व में नहीं है तो उसका एजेंट कोई कैसे हो सकता है? आप समझिए, जब कोई संगठन ही नहीं है तो उसका कोई एजेंट बन ही नहीं सकता। और इसी तरह से अगर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई ट्रस्ट, हम लोग जो भी हम लोग ने अपने व्यवसाय का अध्ययन में पढ़ा हुआ, उसमें ट्रस्ट एक तरह का एक सेटअप रहता है संगठन के रूप में। तो जब कोई ट्रस्ट नहीं है तो उसका ट्रस्टी कौन होगा? यहां पर भी वही बात है कि संगठन ही अस्तित्व में नहीं है, तो क्योंकि कोई ट्रस्ट या संगठन अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, तो फिर उसका ट्रस्टी कोई कैसे बन सकता है? ऐसे ही जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अभी तक बनी ही नहीं है, तो उसका एजेंट कोई कैसे बन सकता है? और बनी ही नहीं का मतलब क्या है? क्योंकि प्रमोटर तो उसके बनने से पहले ही आता है ना, उसको बनाने वाली प्रक्रिया में प्रवर्तक का रोल होता है। अच्छा, अब समझिए, अगर मैंने बोला कि प्रवर्तक होता कौन है, तो ना तो ट्रस्टी है ना एजेंट है, तो है कौन? न्यासी है, एक फिड्यूशरी पोजीशन में है। न्यासी का मतलब क्या हुआ? न्यासी का मतलब ये हुआ कि कंपनी को बनाने से पहले जो भी काम था वो एक इंसान ने किया, नॉट नेसेसरली एक इंसान हो।
ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स कुछ हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे ही कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है, जो भी है एक इंसान होना जरूरी नहीं है, प्रमोटर कोई भी हो सकता है। प्रमोटर जो था उसने बना दिया, ठीक है, बनाने में उसका अपना एक विश्वास का रोल है कि हाँ मैं ये कंपनी बना रहा हूं और इस कंपनी से मेरा ये उद्देश्य था करने का, और उस वाली पोजीशन में ये कंपनी के बनने से पहले ही है, तो कंपनी में डायरेक्टली ना ये एजेंट का रूप निभा पाएंगे ना ये ट्रस्टी का निभा पाएंगे। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब समझिए, अब आ जाते हैं कंपनी के समामिलन यानी कि इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बन गई है, तो ये कंपनी के समामिलन से पहले ही काम कर रहे होते हैं। तो कंपनी के समामिलन से पहले हो सकता है इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, कुछ समझौते साइन किए किसी और के साथ, कोई कस्टमर के साथ, किसी कंज्यूमर के साथ, किसी जिसको सर्विस चाहिए कंपनी से उसके साथ। कंपनी नहीं बनी है अभी, तो इन्होंने जो भी समझौता हस्ताक्षर किया है उसमें जिम्मेदारी इन्हीं की बनेगी, कंपनी की नहीं बनेगी। अगर कंपनी बन गई, नॉर्मली होता क्या है, देखो प्रमोटर्स नॉर्मली वही लोग होते हैं जो कंपनी बनाने वाले होते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स बाद में डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर ही डायरेक्टर भी बन जाते हैं। अब अगर कोई प्रमोटर है तो उसने अभी तक कंपनी तो बनी नहीं है, तो उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ एक हस्ताक्षर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं। कंपनी तो कर नहीं सकती क्योंकि कंपनी बनी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपनी बन जाती है तो आमतौर पर कंपनी जो हमारे प्रमोटर ने पहले से साइन कर दिया था, डॉक्यूमेंट साइन कर दिया था, कोई एग्रीमेंट, उसको रेटिफाई कर देती है। क्या मैंने बोला? रेटिफाई कर देती है, ठीक है। RATIFY, रेटिफाई करने का मतलब होता है कि अपनी भी उसने मोहर लगा दी, कॉमन सील लगा दी, ठप्पा लगा दिया कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे प्रमोटर ने किया हुआ था वो कंपनी ने साइन कर लिया आपके साथ। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अब कंपनी ने साइन कर लिया तो कंपनी उत्तरदायी हो गई। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो प्रमोटर ने साइन किया ये सोच करके कि कंपनी वाला समझौता साइन कर लेगी, लेकिन कंपनी बनने के बाद से कंपनी ने नहीं किया। तो अगर कंपनी ने नहीं किया तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो जिम्मेदारी है उसके लिए जो उत्तरदायी है वो हमारा प्रमोटर होगा, प्रवर्तक होगा, कंपनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने रेटिफाई किया ही नहीं, कंपनी तो अस्तित्व में आई नहीं थी, तब आपने समझौता साइन कर लिया। अस्तित्व में आने के बाद से कंपनी ने उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगाया, उसको रेटिफाई नहीं किया, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अच्छा, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी ने नहीं रेटिफाई किया तो उसके लिए उत्तरदायी कौन रहेगा? प्रवर्तक ही उत्तरदायी रहेगा। अच्छा, आगे बात समझना है। तो क्या है, कंपनी के समामिलन से पूर्व के जो समझौते हैं, समामिलन से पूर्व तो आ ही गया था हमारा प्रमोटर, यदि कंपनी समामिलन के पश्चात मान्यता नहीं दी गई, ठीक है, मान्यता नहीं दी गई मतलब रेटिफाई नहीं किया गया, तो प्रवर्तक ही उत्तरदायी रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात समझ में। अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट ये है कि मान लीजिए कंपनी को जो बनाया गया या कंपनी को बनाने से पहले किसी भी तरह की प्रोसेस में जो समझौते साइन किए गए उनमें प्रमोटर को कुछ फायदा हुआ, तो जो भी प्रमोटर ने समझौते साइन किए थे वो किस हिसाब से किए थे कि कंपनी इस तरह के काम करेगी और इसी वजह से उसे समझौते साइन किए। और उस सारी प्रोसेस में किसी भी तरह से अगर कंपनी के जो प्रमोटर था उसको कोई फायदा हुआ, क्या हुआ? कोई लाभ हुआ, उसको कोई लाभ अर्जन हुआ, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा ये डिस्क्लोज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको फायदा हुआ है, वो ये बताएगा, वो उजागर करेगा। अगर उसने उजागर नहीं किया तो समझ रहे हैं, यदि लाभ अर्जन हुआ है तो उजागर करना पड़ेगा किसके द्वारा? प्रवर्तक को, कि हमें इसका प्रॉफिट हो गया। देखो हमने ये आपके साथ, आपकी कंपनी बना रहे थे, कंपनी बनाने से पहले हमने समझौता किया, इस समझौते की वजह से मुझे इतने का फायदा हो गया, तो आप डिस्क्लोज कर दो। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या कर सकता है? तो कंपनी जब बन चुकी है ना तो वो उन समझौतों को रद्द कर सकती है, ठीक है, कि ये समझौते नहीं चलेंगे। और जो प्रवर्तक है ना उनको जो भी इस प्रोसेस में उन्होंने जो भी परचेज अमाउंट उनको पे किया गया था, उनको जो क्रय मूल्य पे किया गया था किसी और के द्वारा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, उसको वसूल भी सकती है, ठीक। तो इसलिए अगर आप प्रमोटर हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप उसको डिस्क्लोज कर दो, नहीं किया तो आपको पूरा ही नुकसान हो सकता है, सॉरी। अच्छा, अब क्या हुआ? इसी में एक और चीज समझिए, यदि महत्वपूर्ण सूचना, कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण सूचना थी जो प्रवर्तक की जिम्मेदारी बनती है दी जाए और नहीं दी गई, किसको नहीं दी गई? कंपनी को नहीं दी गई, डिस्क्लोज नहीं की गई, वैसी स्थिति में अगर कंपनी को हानि हो जाती है, ठीक है, उसको छिपाए जाने से महत्वपूर्ण सूचना छिपा ली गई तो उसकी वजह से हानि होगी, नुकसान होगी, तो वो हानि भी वसूलने के लिए जो कंपनी है वो कानूनन क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है कि आपके द्वारा सूचना को छिपाए जाने की वजह से हमें नुकसान हुआ है तो आप हमें पैसे दो, आप हमारे उस नुकसान की भरपाई करो, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या आता है? तो ये यहां तक क्या हो गया? प्रमोटर्स की, आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? विश्वास संबंधी काम चल रहा है, आपने जो भी किया बताते जाओ।
आप बताते जाओ, उसके बाद फिर कंपनी डिसाइड करेगी। अगर आपने नहीं बताया तो कंपनी रद्द भी कर सकती है। ठीक, अच्छा अब समझिए प्रवर्तकों द्वारा कंपनी के प्रवर्तन पर किए गए खर्चे। अब समझिए, जब हम लोगों ने बताया भी था कि कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फीस भी देनी होती थी, उसके पहले आप किसी सीईओ को लेकर के भी आओगे, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़कर के आप कंपनी सेक्रेटरी को ला सकते हो, या किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को ला सकते हो, उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे, उनको भी तो फीस देनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कराओगे। तो ये सारे काम में आपने जो भी पैसा खर्च किया वो पैसे, साथ में हो सकता है कि कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने की पोजीशन तक में लाने का काम भी प्रवर्तक का होता है कई बार। तो अगर आपने कुछ संपत्ति खरीद ली है, अगर आपने कंपनी बनने के बाद में जो भी कंपनी के शेयर्स उसको बेचने में भी रोल प्ले किया, तो ये सारे काम अगर आपने किए हैं, ठीक, कंपनी बन जाएगी, फिर आप शेयर्स बेचोगे तो डायरेक्टर्स को ऑन बोर्ड लेकर के आओगे, उन सारी प्रोसेसेस में खर्चे तो हुए हैं, व्यय हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं। अब उन व्ययों के लिए जो प्रमोटर है, ऐसा लग सकता है आपको कि क्योंकि प्रमोटर ने खर्चा तो किया ही है, अब वो उन खर्चों के लिए कंपनी के ऊपर क्या कानूनी रूप से दावा कर सकता है कि आप वो मुझे पैसे वापस करो? क्या ऐसा कर सकता है? तो कानूनी रूप से ये भी नहीं कर सकता। ठीक, यहां पे थोड़ा लगता है ये तो अनफेयर है, क्योंकि प्रवर्तक खर्च तो कर ही रहा है, तो कम से कम वो पैसे तो मांग ले जो उसने खर्च किए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, पहले से ही पता होता है कंपनी में जो कंपनी बन जाएगी तो वो उनको पैसे मिल जाएंगे, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन कानूनी रूप से दावा नहीं किया जा सकता। ठीक, तो एक गार्जियन की तरह प्रवर्तक का रोल है, एक प्रमोटर जो है गार्जियन की तरह है कि हाँ हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो। ठीक, हम दावा नहीं कर सकते, कानूनी रूप से नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कंपनी पे कर सकती है, जरूरी नहीं है कि पे करे। आप समझ में आ रही बात आपको कि जो भी व्यय हुए हैं उनके लिए कानूनी रूप से दावा नहीं किया जा सकता, पर कंपनी भुगतान कर सकती है। अब कंपनी कैसे भुगतान करेगी? या तो एक साथ दे दिया, ठीक है, वन ऑफ पेमेंट कर दिया, एक मुश्त राशि हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? एक मुश्त राशि। अच्छा, ऐसे ही ऐसा भी माना सकता है कि कंपनी ने, आपने जो कुछ भी खर्चा किया था वो एक तरह से आपने कंपनी को ऋण दे दिया, आपने कंपनी को उधार दे दिया, आपने कंपनी को एक तरह का लोन दे दिया, तो उसके बदले आप क्या डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। डिबेंचर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ऋण पत्र। तो कंपनी जो भी प्रमोटर था उसको ऋण पत्र भी जारी कर सकती है। ठीक, ऐसे ही कंपनी किसी फ्यूचर डेट पर कोई सिक्योरिटी परचेस करने का भी आपको विकल्प दे सकती है। कोई सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्रतिभूति। सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं, ठीक है, एक तो इक्विटी वाली हो जाती है, दूसरा डेट हो जाती है। इक्विटी मतलब क्या हो जाता है? आपका हिस्सेदारी हो गई, ठीक है, शेयर्स भी हो सकते हैं, और डेट वाली साइड पर डिबेंचर्स हो सकते हैं, लोन हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो इस तरह से कंपनी उनको भुगतान कर सकती है। अच्छा, तो यहां से हमें क्या समझ में आ गया? प्रवर्तक कौन होते हैं, एजेंट, ट्रस्टी होते हैं, नहीं होते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने प्रवर्तक के बारे में देख ली, क्या हुआ करते थे प्रवर्तक वो भी देख लिया था, उनकी पोजीशन क्या होती है वो भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।